स्टूडेंट मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 9 मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है। इसका सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं फर्स्ट टर्म एग्जाम 22-23 सेशन का। तो ध्यान से देखेंगे और अपने आंसर्स को चेक करेंगे एंड कमेंट बॉक्स पे बताएंगे कि किसका कितने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन पेपर है पूरा, इसके अंदर 39 क्वेश्चंस थे जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे, ए बी सी। ठीक है, अब इसमें पार्ट ए के अंदर सेक्शन 1 और 2 था। सेक्शन 1 के अंदर 16 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और सेक्शन 2 के अंदर 4 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे। और पार्ट बी के अंदर 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे। पार्ट सी के अंदर 11 क्वेश्चन थे 4 मार्क्स के और 4 क्वेश्चन थे 2 मार्क्स के। ठीक है, एंड 4 क्वेश्चन 3 मार्क्स के थे और 3 क्वेश्चन 5 मार्क्स के थे। तो ओवरऑल चॉइस नहीं थी, बट इंटरनल चॉइसेस गिवन थी क्वेश्चन में, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं थी। तो अब इसका हम सोल्यूशन देखने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे। तो देखिए सेक्शन ए की बात करें अगर सेक्शन 1 की, तो इसके अंदर एमसीक्यूज है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन हैज़ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3.5 एज सोल्यूशन। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना होता, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3.5 इन चारों इक्वेशंस में आपको रखनी थी। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ रखी x की वैल्यू 1 और यहाँ y की वैल्यू 3.5, तो 1 और 3.5 तो 4.5 होता है, जो कि 7 नहीं है, तो ये तो इसका सोल्यूशन नहीं है। ऐसे करके आपको सबको रख रख के देखना था। तो इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 2y माइनस एक्स, क्योंकि जब 2y के प्लेस में आप रखेंगे 3.5 तो ये हो जाएगा 7 और फिर y माइनस करेंगे x कितना है 1। ठीक है, तो ये सॉल्व करके 6 आ रहा है जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। तो आपको सारे ये जो वैल्यूज़ है चारों इक्वेशन में रख रख के देखनी है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ रही है जिसमें वो उसका सोल्यूशन होगा। तो इसका आंसर सी है। सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट वैल्यू। जब भी हाईएस्ट और लोवेस्ट वैल्यू का डिफरेंस बोलते हैं तो उसको हम रेंज कहते हैं। तो इसका आंसर बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रायंगल पी क्यू आर में एंगल पी आर के इक्वल है, पी आर और 5 है और क्यू आर 4 है, तो आपको पी क्यू फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें ट्रायंगल बना लेना था। तो एक ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब इसमें आपको क्या बोला है कि पी आर के इक्वल है, एंगल पी आर के इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है। तो इसके अपोजिट ये वाली साइड आ रही है, इसके अपोजिट ये, यानी कि पी क्यू किसके बराबर आ जाएगी, क्यू आर के। ठीक है, साइड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब आपको देखिए फाइंड क्या करनी है, पी क्यू। तो पी क्यू हमारी किसके इक्वल आ रही है, क्यू आर के ना। तो क्यू आर कितनी गिवन है 4, तो पी क्यू भी कितनी आ जाएगी 4। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका चॉइस वाला है। इन्होंने पूछा है कि कौन सा कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया है इन ट्रायंगल्स पे कॉन्ग्रेंसी के लिए। तो आपको पता है 4 क्राइटेरिया होते हैं कॉन्ग्रेंसी के। साइड, ये तो मैंने बहुत बार बता भी रखा है, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल और RHS। ठीक है, ये 4 क्राइटेरिया होते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो इन्होंने क्वेश्चन पेपर में कुछ बता नहीं रखा है कि कैसा है, तो फिर भी अब आपको दिखा ये साइड अगर इसके इक्वल है और ये साइड अगर इसके इक्वल है और ये साइड अगर इसके इक्वल है तो क्राइटेरिया होगा साइड साइड साइड। ठीक है, तो वो डिपेंड करेगा कि कंडीशन क्या दी है। तो अगर हम साइड्स को इक्वल मान के चल रहे हैं तो ये वाला क्राइटेरिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बोला है एब्सिसा ऑफ द ऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट पी। बी के आपको कोऑर्डिनेट दिए, देखो ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट, ये पूरा कोऑर्डिनेट है ना, तो ये इसका एक्स पार्ट होता है, ये वाई पार्ट होता है, कॉमा लगा ना बीच में। तो एक्स आपको इतना दिया और वाई आपको इतना दिया, तो एब्सिसा का मतलब एक्स होता है और ऑर्डिनेट का मतलब वाई होता है। ठीक है, तो इन्होंने बोला एक्स और वाई इक्वल है, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट इक्वल है। तो यानी कि एब्सिसा अगर ऑर्डिनेट के इक्वल है तो एब्सिसा तो m+4 है और ऑर्डिनेट 2m-1 है, तो आप m निकाल लेंगे ना इक्वेशन को सॉल्व करके। m को एक तरफ करेंगे, नंबर्स को एक तरफ करेंगे, तो m आ जाएगा 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये मोस्टली क्वेश्चंस मैंने करा रखे थे आपको प्रैक्टिस में। इन द गिवन फिगर विच पेयर ऑफ एंगल्स रिप्रेजेंट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देखिए ये भी आपको समझा रखा था कि ये लाइंस पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर लाइंस के अंदर बनते हैं, इंटीरियर है ना क्योंकि, तो पैरेलल लाइन के अंदर देखिए ये 3 4 5 6 ये इनमें से अल्टरनेट इंटीरियर बनेंगे। तो कैसे बनेंगे उसके पेयर, 3 के साथ 6 का पेयर क्रॉस करके बनेगा। ठीक, लाइन के अंदर बनेगा 3 के साथ 6 का पेयर और 4 के साथ 5 का पेयर। तो यानी यहाँ पे 2 पेयर बन रहे हैं, 3 का 6 के साथ और 4 का 5 के साथ। बट ऑप्शन में आपको सिर्फ 3 6 वाला दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका चॉइस वाला क्वेश्चन है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन देन द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर। तो जैसे कि इसी को हम डायग्राम को देख लेते हैं। तो हमें पता है ये पैरेलल लाइन से ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है। अब आपको बोला है कि इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड। तो देखिए इंटीरियर एंगल तो मैंने अभी बताया आपको 3 4 5 6 इंटीरियर एंगल होते हैं लाइन के अंदर जो होते हैं। तो अगर आपको बोला है सेम साइड, तो सेम साइड का मतलब 4 के साथ 6 का पेयर या 3 के साथ 5 का पेयर, तो ये ना इक्वल नहीं होते। ये 4 और 6 का सम 180 होता है, ठीक है। 4 और 6 का सम 180 होता है। तो इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, इक्वल नहीं होता, वो 180 होता है। तो इक्वल तो ऑप्शन नहीं होगा, एडजस्टेंट भी नहीं होगा, सप्लीमेंट्री, तो इसका आंसर सी होगा। तो ध्यान रखना, जब भी इंटीरियर एंगल के सेम साइड के एंगल होंगे वो इक्वल नहीं होते, वो उनका सम 180 होता है। यानी 4 + 6 180, एंगल 3 + एंगल 5 180, ठीक है। तो इसका आंसर होगा सप्लीमेंट्री। तो ये भी क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस शीट में करा रखा था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। आपको यहाँ पे एक्सपोनेंट के रूल लगाने थे। देखिए ये 2/3 है बेस, इसका बेस कितना है 3/2। तो आप क्या, और ये बेस भी आप 3/2 में ला सकते हैं, है ना, प्राइम फैक्टर करके। तो आप क्या कीजिए, सारे बेस को एक जैसा करिए, 3/2 3/2, और ये भी 3/2 करना पड़ेगा ताकि हम बेस को एक जैसा करके एक्सपोनेंट के रूल लगा सकें। तो इसके लिए हमें, अगर ये 3/2 और ये भी 3/2 हो सकता है ना, ये 81 3 की पावर 4 होती है और 16 2 की पावर 4 होती है। तो हम 81/16 को तो लिख सकते हैं 3/2 की पावर 4। अब देखिए ये तो ऑलरेडी 3/2 की पावर है, बट यहाँ पे ये 2/3 है। तो हम इसे 3/2 अगर बनाना चाहते हैं, यानी रेसिप्रोकल करना है अगर हमें, तो पावर कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो ये रूल याद रखना, जब भी आपको ये बेस को रेसिप्रोकल करते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाती है, या पावर नेगेटिव हो तो बेस को रेसिप्रोकल करोगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ऐसा हमने क्यों किया, ताकि सारे बेसिस 3/2 हो जाए, ठीक है। तो ये बेस ही नहीं था ना 3/2, तो इसको रेसिप्रोकल किया तो इसका पावर नेगेटिव हो जाएगा। अगर नेगेटिव होता तो पॉजिटिव हो जाता। अब आपको बेस सेम दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, है ना। तो इन टू में क्या करते हैं, जब बेस सेम हो तो एक बार लिख देते हैं और पावर को प्लस कर लेते हैं, और ये इक्वल तो एज इट इज़ रहेगा। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो -x + 2x हो जाएगा। x +2 में से 1 माइनस किया तो 1x आएगा और साइन बढ़ेगा। अब ये 3/2 और ये भी 3/2, जब बेस सेम हो और इक्वल हो बीच में तो पावर इक्वल हो जाती है, तो x आ जाएगा 4। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था बट इजी था एक तरह से। 32 को आप किस बेस में ला सकते हैं, देखिए इसके प्राइम फैक्टर करना तो ये 2 की पावर 5 होता है। और देखिए 0.2 को आप क्या लिख सकते हैं, इसका डेसिमल हटाएंगे तो 2/10 लिख सकते हैं, है ना। सेम ऐसे 81 किस बेस पे चेंज कर सकते हैं, 3 की पावर 4। इसकी प्राइम फैक्टर कर लेना आप तो आपको पता चल जाएगा, 3 की पावर 4। और ये 0.25 है तो इसको 25/100 लिख सकते हैं, है ना। फिर हमने 256 को कैसे बेस में ला सकते हैं, वैसे तो इसको 2 बेस में भी ला सकते हैं और 4 बेस में भी ला सकते हैं। तो आप इसे 4 बेस में लाएंगे तो 4 की पावर 4 होगा 256, और यहाँ पे 0.5 है ना, तो ये 5/10 लिखा जा सकता है। ऐसे ही 121 को आप 11 बेस में ला सकते हैं, 11 × 11 यानी 11 की पावर 2, और ये 0.5 है तो ये 5/10 लिखा जा सकता है। अब आपको पता है सामने सामने जब पावर्स होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है, 2/10 को काटोगे तो 1/5 हो जाएगा, ऐसे 25/100 1/4 हो जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही ये 4 × ये 5/10 है तो 1/2 हो जाएगा, 5/10 1/2 हो जाएगा, और इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई होगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, है ना। ये 2 2 पे कैंसिल हो जाएगा, ये 2 1 पे कैंसिल हो जाएगा। अब 2 की पावर यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 3 की पावर 1 बचेगा, और यहाँ 4 की पावर 2 बचेगा, तो यानी 16 एंड ये 11, यहाँ माइनस था। अब ये 2 + 3 5, ये भी 5 हो जाएगा और कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें हमें कुछ नहीं करना था, पहले इन बेसिस को, सॉरी ये 32 81 इनको 2 बेस में 3 बेस में लाना था प्राइम फैक्टर के थ्रू, देन पावर सामने सामने आ गई थी तो मल्टीप्लाई करना था, फिर सिंप्लीफाई करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, ये कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ऐसे मार्किंग की हुई है इन्होंने, इसका मतलब AO OB के इक्वल है, और डबल कट है यानी कि ये वाला OD किसके इक्वल है, OC के इक्वल है। तो आपको दिख रहा है ये एक ट्राइंगल है और एक ये ट्राइंगल है ना। तो आपको बोला है कि ये जो ट्राइंगल्स है ना OAC और OBD ये कॉन्ग्रुएंट है, वो तो हमें दिख ही रहा है, बट इन्होंने क्राइटेरिया पूछा है। तो 4 क्राइटेरिया बार बार बता चुकी हूँ, साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, RHS। तो यहाँ से आपको क्राइटेरिया पूछा है, तो आप वैसे तो ऐसे ही दिख रहा है, 2 साइड, इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल है, और आपको पता है जब भी क्रॉस करते हैं तो ये वर्टिकली भी इक्वल होते हैं एंगल, है ना। तो यहाँ पे आप
यहाँ पे आप, वैसे तो सब्जेक्टिव नहीं था, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको। तो इसमें आपको दिख रहा है AO OC, AO किसके इक्वल है, OB के, और OC इस वाले ट्रायंगल का OC OD के इक्वल है, और ये वर्टिकली इक्वल कर दिए AOC और DOB। ठीक है, तो अगर दो साइड और एक एंगल इक्वल है तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है, साइड एंगल साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बस क्राइटेरिया पूछा था, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे आपको कॉस्ट ऑफ लेवलिंग अ ट्राइंगुलर फील्ड हैविंग साइड इतना 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 गिवन है, साइड्स की लेंथ, और आपको लेवलिंग बोली है। तो देखो ट्राइंगल में जब भी आपको साइड दी होती है ना, तो आप क्या करते हैं, लेवलिंग है करनी है तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि लेवलिंग देखिए पर मीटर स्क्वायर में दी है ना कॉस्ट, तो यानी एरिया निकालना पड़ेगा आपको। ट्राइंगल का क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। और ट्राइंगल का एरिया जब भी साइड दी होती है तो हीरोन फॉर्मूला से निकलता है। तो आप हीरोन फॉर्मूला सबको आता होगा। सबसे पहले साइडों का टोटल करते हैं, उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसका सेमी पेरीमीटर आता है। ठीक है, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लग जाता है SS माइनस A S माइनस B S माइनस C। उसके बाद आप S की वैल्यू रखेंगे, फिर उसमें से पहली साइड माइनस करेंगे, फिर सेकंड साइड माइनस करेंगे, फिर थर्ड साइड माइनस करेंगे, फिर ये जो भी माइनस कर करके आएगा इनके आप ना सबके प्राइम फैक्टर करेंगे। इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर करेंगे, 75 का प्राइम फैक्टर करेंगे, 250 का प्राइम फैक्टर करेंगे। फिर जब भी देखिए स्क्वायर रूट लगाए ना, तो आपको पता है कि स्क्वायर रूट में पेयर में से एक एक बाहर आ जाता है। तो जैसे 2 5 है तो एक 5 आ गया, फिर 2 5 है तो उसमें से एक 5 आएगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 है तो 5 5 आ जाएंगे, आधे 5। ठीक है, ऐसे 3 कितनी बार है, 2 बार है तो एक बार आ जाएगा, 2 भी 2 बार है तो एक बार आ जाएगा, यानी कि पेयर में से एक एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, मतलब 10 है तो 5 आ जाएंगे, 10 5 थे तो 5 5 आ जाएंगे, 2 बार 3 है तो एक बार आ जाएगा, है ना। तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे। अब रूट से बाहर आ गए तो इसका एरिया, इसको सॉल्व कर लेना, तो ये आ जाएगा 18750। अब आपको कॉस्ट ऑफ लेवलिंग पर मीटर स्क्वायर दी थी 2 रुपीज़, तो इतने की निकालनी है ना जितना एरिया आया है। तो ये कॉस्ट आनी थी 37,500। तो इसका ऑप्शन ए आपका करेक्ट था। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताना कि आपने ठीक किया है कि नहीं किया है। नेक्स्ट इसका चॉइस का क्वेश्चन था, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर, एरिया फाइंड करना था। तो देखिए आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट ट्राइंगल बोला है, तो यानी ये राइट भी है, राइट का 90 का भी एंगल बना रहा है, और आइसोसेलेस भी है। तो देखिए राइट एंगल में हमेशा आइसोसेलेस कहाँ पे होता है, क्योंकि राइट एंगल में ये तो हाइपोटेन्यूज होता है, तो हाइपोटेन्यूज तो एक ही साइड हो सकती है ना। तो जो इक्वल साइड होगी वो राइट एंगल में हमेशा ये वाली होंगी, ये वाली। ठीक है, तो ये इक्वल साइड है ना, तो ये x होगा तो ये भी x होगा। और आपको बोला है कि जो इसका बेस है, यानी कि अगर ये इक्वल साइड है तो बेस तो ये होगा ना आइसोसेलेस ट्राइंगल का, हाइपोटेन्यूज, यानी ये 30 गिवन है आपको। अब आपको पता है कि जब भी हाइपोटेन्यूज पता हो और ये साइड ना पता हो तो आप पाइथागोरस लगा सकते हैं। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या होता है 90 के अपोजिट, इसका स्क्वायर बराबर होता है इनके स्क्वायर के, बाकी बची हुई साइड्स की। पाइथागोरस तो सबको आती होंगी। फिर एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर निकालना तो 2 से डिवाइड कर देना, तो ये 450 आ जाएगा एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो एक्स निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट करके, बट फ़ायदा नहीं है क्योंकि आपको एरिया निकालने को कहा इस ट्राइंगल का। तो पहले तो आपने तीनों साइडें निकाल ली है। अब आपको क्या करना है, एरिया का फॉर्मूला लगाना है। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस यहाँ पे है BC और हाइट क्या है AB, और ये दोनों ही XX है, तो यहाँ पे हमने XX रख दिया, तो XX मल्टीप्लाई करके तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा ना। अब ये देख हाफ इंटू एक्स स्क्वायर, तो हाफ इंटू एक्स स्क्वायर कितना आया है, डायरेक्ट ही एक्स स्क्वायर पुट कर देना है ना, इसलिए हमने यहाँ पे एक्स स्क्वायर को उसको से एक्स नहीं निकाला था, क्योंकि यहाँ पे हम सीधा एक्स स्क्वायर ही पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 225 जो इसका एरिया होगा इस आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल का आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे, इन द गिवन फिगर द मेजर ऑफ एंगल BAC। एंगल BAC देखिए ये वाला फाइंड करना है आपको। तो इसके लिए पहले आपको देखना पड़ेगा क्या ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं। तो आपको दिख रहा है कि इसकी AB साइड 7.5 है, इसकी PQ भी इक्वल है इसी के, ऐसी BC साइड QR के इक्वल है दोनों, एंड ये वाला एंगल 50 है, ये Q एंगल भी 50 है। तो यानी कि तो वैसे तो ये सब्जेक्टिव नहीं है, फिर भी मैंने इसे डिटेल सोल्यूशन दे दिया आपको। इसका AB VQ के इक्वल है, BC QR के इक्वल है, और एंगल भी Q के इक्वल है। तो देखिए अगर मैं इसमें ऐसे कट लगाऊं,
ये 7.5, इसमें भी सिंगल कट, इसमें डबल कट, तो इसमें भी डबल कट। तो अगर मैंने इसको सिंगल कट से डबल कट में घुमाया है, इस ट्रायंगल के नेम को ABC लिखा है ना, ABC, तो इसको भी आप सिंगल कट से कैसे घुमाओगे डबल कट में, PQR। तो अगर आप नाम गलत लिख दोगे ना इनके कॉन्ग्रेंसी के, तो ये आंसर आपके गलत आ जाएंगे, इसलिए मैंने प्रॉपर करके बता दिया आपको। तो ये कॉन्ग्रेंसी का अगर क्राइटेरिया पूछा होता तो साइड एंगल साइड, बट आपको बोला एंगल A निकालो ना, इसका मतलब एंगल A निकालने को कह रही है। जब भी 3 वर्टेक्स हो तो बीच वाले वर्टेक्स को हमें निकालना होता है, तो A एंगल निकालना है। तो देखिए अगर यहाँ से अगर मैंने ट्रायंगल के नाम सही नहीं लिखे होते ना, तो मैं A एंगल को पता नहीं कर पाती वो किसके इक्वल है। तो इसलिए ट्रायंगल के नाम इसी तरीके से करने, ये सिंगल कट से डबल कट घुमाया, तो इसको भी आपको सिंगल कट से डबल कट घुमाना है, ठीक है। अब ये A एंगल इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इसका ये देखिए सबसे आगे वर्टेक्स है, तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग B होगा, तो A P के इक्वल हो जाएगा। अगर B बोलते तो B किसके होता, Q के, C बोलते तो R के, ठीक है। तो एंगल A ही निकालना है आपको, एंगल A P के इक्वल है। A को हम BAC लिख सकते हैं और P को हम QPR लिख सकते हैं। B पे बन रहा है तो QPR, P बीच में आना चाहिए ना। अब QPR भी आपको दिया है और BAC भी आपको दिया है। यहाँ से आप x के लिए सॉल्व कर लीजिए, x को सेपरेट कीजिए, नंबर्स को सेपरेट कीजिए, तो x आ गया 40। बट आपको x नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में, आपको BAC निकालना है। BAC कितना है, x + 25। तो यहाँ पे आप रख देंगे x की वैल्यू जो आई है, और ये आ जाएगा 65। तो पेपर बहुत लेंदी है क्योंकि बिना सॉल्व किए तो होगा नहीं ना, तो 65 इसका आंसर है, डी ऑप्शन। तो वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव है, बट मैं इसको आपको डिटेल सोल्यूशन इसलिए करा रही हूँ कि ऐसे ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज। अब देखिए इरेशनल नंबर क्या होता है, जैसे रूट वाले नंबर, √2, √5, जो रूट से बाहर नहीं आ सकते हैं, है ना। जैसे √4 इरेशनल नहीं होता, √4 तो 2 का पेयर बन जाता है ना, 2 × 2, तो वो रूट से बाहर आ सकता है। बट इरेशनल जो रूट से बाहर नहीं आएंगे, √2, √5, √7, तो उनको हम इरेशनल कहते हैं। या पाई की वैल्यू, ठीक है, या कुछ ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जो कभी भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होते हैं, ठीक है, तो उनको हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। मतलब वो रिपीटेड सेम नहीं होते हैं, डिवाइड में चलते रहते हैं पॉइंट के बाद, और वो कभी भी सेम रिपीटेड नहीं होते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं उन्हें। तो इन्होंने बोला प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर क्या होगा। तो देखिए अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, देखिए √2 को अगर मैं √2 से ही मल्टीप्लाई करूँ, ठीक है, ये भी एक इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है। तो ये √2 आपको पता है रूट के अंदर ये रूट है, ये भी रूट है, तो रूट के अंदर मैं ऐसे इकट्ठा मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। तो रूट के अंदर कोई भी चीज़ पेयर में होती है ना, तो वो रूट से बाहर आ जाती है, तो ये 2 आ जाएगा। बट अगर मैं √2 को √3 से करूँ, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 3, तो ये तो 2, इसका पेयर नहीं बन रहा ना, तो ये तो रूट के अंदर ही रहेगा, √6। तो ये तो रूट से बाहर आ गया, जबकि 2 इरेशनल नंबर को मैंने मल्टीप्लाई किया तो रेशनल आ गया। बट जब मैंने इन 2 रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई किया, इरेशनल नंबर्स को, तो मुझे क्या मिला, ये √6 मिला, ये जो कि बाहर नहीं आ सकता रूट से, तो ये इरेशनल है। तो यानी कि रेशनल भी आ सकता है आंसर और इरेशनल भी आ सकता है, तो यानी डी ऑप्शन होगा, कभी रेशनल होगा और कभी इरेशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। तो ये भी पैरेलल लाइन में से ही है, ये लाइन इसके पैरेलल है। तो इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू निकालिए। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, पैरेलल लाइन के अंदर अगर सेम साइड में एंगल होते हैं तो उनका सम 180 होता है, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है, ये वाला और ये वाला 180 इनका सम। तो हम कैसे करेंगे इसको, हमें पता है ये लाइन पैरेलल है, तो इन दोनों का सम, ये QLM L पे बन रहा है और M पे कैसे लिखेंगे, LMS, है ना। तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल बोलते हैं। जब भी इंटीरियर मतलब लाइन के अंदर सेम साइड में एंगल होंगे, उनका सम 180 होता है, ठीक है। तो अब इसकी जगह आपने ये रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया। अब x के लिए आप कैसे सॉल्व करेंगे, x को अलग सॉल्व करेंगे, नंबर्स को अलग सॉल्व करेंगे, फिर नंबर को इस साइड ले जाएंगे, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, 6x आ जाएगा 144। x की वैल्यू कैसे निकलेगी, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ के डिवाइड, तो x की वैल्यू 24 आएगी। तो यहाँ पे आपको x की ही वैल्यू निकालनी थी 24। बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे आपको √2 की वैल्यू खोल के दिखाई दी है, कितनी है, 1.414। √3 की वैल्यू इतनी होती है जब आप स्क्वायर रूट करते हो, तो ठीक है। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वैसे तो इसकी वैल्यू हम ऐसे भी निकाल सकते थे, कैसे कि ये 1/√3 - √2 था, तो √3 की वैल्यू यहाँ रख दी, √2 की यहाँ रख दी, फिर इसको इससे माइनस कीजिए और फिर माइनस करके जो भी आएगा वो डेसिमल में आएगा, तो उसके डेसिमल हटेंगे तो ऊपर 0 0 आ जाएगा। फिर ऊपर वाले नंबर को आप नीचे वाले नंबर से क्या करोगे, डिवाइड, वो तो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो आपको लेंदी नहीं करना, आपको क्या करना है, इसको नीचे के रूट को ना रेशनलाइज कर देना है। रेशनलाइज करना भी आपको मैंने सिखा रखा है। तो √3 माइनस में है ना, तो यहाँ प्लस में आ जाता है रेशनलाइज में। अब ये नीचे हमेशा आइडेंटिटी बनती है, a - b a + b। a का स्क्वायर यानी √3 का स्क्वायर होगा 3, जब भी रूट पे सेम रूट पे
√3 पे स्क्वायर है तो यानी √3 दो बार है ना अंदर रूट के, वो पेयर में से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो 3 आ जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। अब ये 3 - 2 तो 1 हो जाएगा, ऊपर तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब आपको दिख रहा है कि √3 और √2 की वैल्यू आपको दी हुई है, बट यहाँ पे आपको अब सीधा प्लस ही करना है, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो आपने सीधा पहले रेशनलाइज करना है, देन आपको वैल्यू पुट करनी है। तो इसकी वैल्यू आएगी 3.146। कैसे करेंगे इसकी वैल्यू? पॉइंट के नीचे ना जब भी प्लस करते हैं तो पॉइंट के नीचे पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट के बाद वाले इधर, पॉइंट के पहले वाले इधर, फिर प्लस कर देना। तो ये आएगा 3.146। तो इसका आंसर होगा, ये ध्यान से देखना था आपको, 3.146 ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। तो आप ये कमेंट बॉक्स में बताना ये आंसर लगाया है कि नहीं आपने। नेक्स्ट इसका चॉइस वाला क्वेश्चन था। वैसे तो ये ज़्यादा आसान था, ये कराया भी हुआ था मैंने आपको रिवीजन में, ठीक है। तो मिड टर्म का जो हमने एक क्वेश्चन पेपर किया था उसमें ये क्वेश्चन था और मैंने करा रखा था। 1/√5 - 2 का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें भी देखिए ये रूट जो है किसी भी नंबर के साथ अगर प्लस माइनस में होता है तो उसे रेशनलाइज करना पड़ता है। अगर ये माइनस है तो यहाँ प्लस लगाना पड़ता है। अब ये INT बन जाती है नीचे हमेशा। तो a - b a+b की a का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 आएगा। बट देखिए ये 2 है ना, मैंने आपको बताया भी था 2 पे रूट नहीं है, 2 पे स्क्वायर है, तो इस पर 2 नहीं आएगा, इसमें 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा 4। इसमें रूट लगाए तो √5 का स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा। बट ये तो 2 है ना, ये √2 थोड़ा ना, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। 2 है ये, तो 2 का आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, तो कितना आएगा 4। 5 - 4 1 होगा, तो ऊपर ये बचेगा, ठीक है। तो यही आंसर होगा। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये देखिए ये क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है आपको। जब भी आपको क्लास मार्क दिया हो और आपको लोअर और अपर लिमिट निकालनी हो, तो अगर जिसने कल या परसों की वीडियो देखी थी प्रैक्टिस की, उसमें मैंने ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत सारे करा रखे थे। तो आप बताना मुझे इसका आंसर सही लगा क्या है कि नहीं। तो क्लास मार्क जब भी आपको दिया हो और अपर और लोअर लिमिट निकालनी हो, तो फॉर्मूला बताया था मैंने लोअर लिमिट के लिए, क्लास मार्क माइनस हाफ ऑफ क्लास साइज। क्लास साइज को हम विड्थ कहते हैं, ठीक है। तो विड्थ का मतलब क्लास साइज ही होता है। तो क्लास मार्क तो आपको गिवन थी, विड्थ भी आपको गिवन थी, -1/2 × 10 करेंगे। अब ये 2 से इसको काट देंगे तो 5 आ जाएगा, फिर इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 37, यानी लोअर लिमिट आपकी आ गई 37। अपर लिमिट के लिए सेम फॉर्मूला लगता है, बट यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाता है, ठीक है। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 47। अब ध्यान से पढ़ेंगे, आपको पहले अपर लिमिट बोला है और बाद में लोअर लिमिट बोला है, तो पहले अपर लिमिट लिखनी है फिर लोअर लिमिट। तो देखिए अपर लिमिट 47 आई है एंड ये 37 आई है, तो पहले इसे लिखना बाद में इसे। ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात थी। अगर यहाँ पे आप ध्यान नहीं दिया होगा तो आपने आंसर अगर ये निकाल भी लिए होंगे ना तो भी गलत हो गए होंगे। आप बताना मुझे कि किसने ठीक किया है कि नहीं। 47 और 37, पहले 47 लिखना है फिर 37 लिखना है। तो कौन सा ऑप्शन है 47 37? देखिए ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अदरवाइज अगर आप पहले लोअर लिख देते हैं, वैसे तो बनता क्या है पहले लोअर लिख लीजिए बाद में अपर, बट यहाँ उल्टा बोला अपर और लोअर बाद में। तो ये ऑप्शन कहीं किसी ने लगाया है तो बताइए मुझे। वैसे आंसर ये होगा क्योंकि अपर पहले लिखनी है लोअर बाद में लिखनी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 2 स्ट्रेट लाइन AB and CD कट ईच अदर एट O इफ BOD 63 देन द वैल्यू ऑफ BOC। तो स्ट्रेट लाइन जब भी कट करती है या इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। 2 लाइनें हैं स्ट्रेट, वो काट रही है O पॉइंट पे। अब आपको इसमें AB और CD नाम दिया है, O पॉइंट पे दिया है। अब बोला क्या है इन्होंने, एंगल BOD, ध्यान से देखना, BOD का मतलब ये वाला एंगल दिया है और आपको निकालना कौन सा है BOC। तो ये ध्यान रखना ये वर्टिकली अपोजिट नहीं है। जब भी 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती है तो ज़्यादातर लोग वर्टिकली लगाते हैं, बट यहाँ पे देखिए BOD और BOC में कॉमन आर्म है, जबकि वर्टिकली अपोजिट में कॉमन आर्म नहीं होती है, ठीक है। तो ये कॉमन आर्म है, इतनी सी ये क्या है लीनियर पेयर बना रहे हैं। जब भी कॉमन आर्म होगी एक लाइन के अंदर तो लीनियर पेयर बनाएंगे। तो इसका और इसका सम करना था 180, ठीक है। तो ये इक्वल नहीं करना था, कहीं इक्वल करके आ गए हो। BOD और BOC में कॉमन आर्म आ रही है BO, तो इसलिए BOD और BOC लीनियर पेयर बनाएंगे। तो लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी लगानी थी। ये 63 दिया था तो BOC आएगा 117, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ तो सिंपल ही है कि ये वाली इक्वेशन दी है और इसका सॉल्यूशन बोला है। तो जब भी आपको कोई इक्वेशन दी हो और उसके सॉल्यूशन दिए हो तो आप क्या करते हैं, पहले ये वाला पॉइंट x के प्लेस और y के प्लेस में यहाँ रखिए, ठीक है। जैसे 5 × 0 -3 ×
-3, और इसे सॉल्व करिए तो ये +15 वहाँ जाके तो -15 है ना, तो यहाँ इसको सॉल्व करके ये कितना आना चाहिए था इधर की साइड, -15 के इक्वल। सारे पॉइंट रख के देख सकते थे आप, तो जो लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल कर देता है राइट हैंड साइड की। ठीक है, तो पहले आप 5x - 3y 15 को वहाँ ले जाइए -15, फिर आप x और y के ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे रखना लेफ्ट हैंड साइड पे, और फिर देखना वो -15 के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। अदरवाइज आपको दिख रहा है यहाँ पे 0 वाले केसेस बन रहे हैं, तो आप ना क्या करिए, शॉर्ट ट्रिक करना चाहते हैं, अगर जल्दी से आंसर लाना चाहते हैं तो आप पहले ना टेबल बना लेना। x की वैल्यू अगर 0 रखते हो, देखिए x की वैल्यू अगर मैं 0 रखूँगी इस इक्वेशन में तो ये पूरा 0 हो गया, तो -3y -15, तो ये तो सिंपली सॉल्व हो जाएगा। y कितना आ जाएगा 5। अगर मैं y की वैल्यू 0 रखती हूँ, y की 0 का मतलब ये पूरा 0 बन गया, तो 5x 15 माइनस का, तो ये कितना आ जाएगा -3। तो ऐसे करके आप ना एक बार x को 0 रखना, एक बार y को 0 रखना, तो इजीली आपके ये सोल्यूशन आ जाएंगे। तो एक तो कोऑर्डिनेट आया होगा 0 5 और एक कोऑर्डिनेट आया -3 0। ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे दिख रहा है सारे कोऑर्डिनेट 0 वाले ही है ना, तो मैं ऐसे सिंपल एक बार x को 0 और एक बार y को 0 रखूँगी। अब मेरे को 2 कोऑर्डिनेट मिले, इनमें से कौन सा है जो आपके ऑप्शंस में गिवन है, -3 0 वाला, तो यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अदरवाइज आपका सिर्फ पास जो तरीका है कि एक बार ये वाला कोऑर्डिनेट इसमें रखिए लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, फिर ये वाला रखना, फिर ये वाला, फिर ये वाला, जिसमें राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए वो ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। द एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद बेस ए एंड इक्वल साइड बी विल बी। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब तो सबको पता है, जिसमें आइसोसेलेस ट्राइंगल में जिसमें 2 साइडें इक्वल होती है, ठीक है, और ये बेस होता है। जो 2 इक्वल साइड होती है उनमें नहीं होता बेस नीचे वाली साइड होती है, ठीक है। अब बेस आपको ए बोला है और जो इक्वल साइड बोली है वो बी बोली है। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, तो इसका एरिया तो जब भी साइडें दी होंगी तो हमें हीरोन फॉर्मूला लगाना पड़ता है। पहले एस निकालिए, सेमी पेरीमीटर तीनों को ऐड कीजिए, 2 से डिवाइड कीजिए, तो ये बी 2b हो जाएंगे, प्लस a/2 ये एस आ जाएगा आपका। फिर एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ एस की वैल्यू ये रही, फिर एस में से ए को माइनस कीजिए, एस ये है और उसमें से ए यानी कि ये वाली साइड माइनस कर दीजिए, फिर एस में से ये वाली साइड माइनस कर दीजिए, फिर एस में से ये वाली साइड माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये और ये तो बिल्कुल एग्जैक्ट एक जैसे आए हैं ना, तो रूट के अंदर कोई चीज़ अगर सेम है, पेयर में है, तो वो रूट से बाहर आ जाती है, ठीक है। रूट के अंदर सिर्फ ये दोनों बचेंगे। अब इसमें आपको इसका एलसीएम लेके 2 एलसीएम आएगा, तो ये 2 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, ये तो पहले ही सॉल्व है। फिर ये 2b और ये प्लस a - 2a प्लस a - 2a, माइनस का a बचेगा ना, 1a और 2a में से a बचेगा और माइनस का। अब ये देखिए यहाँ से भी आपने 2 दोनों में है ना, तो पेयर में है, तो ये 2 बाहर आके डिवाइड में, ये देखिए नीचे है ना, तो ये नीचे आएगा, बाहर आ जाएगा, 2 पेयर में से तो एक 2 बाहर आ जाएगा, बट नीचे आएगा क्योंकि नीचे है यहाँ पे डिनोमिनेटर में। अब ऊपर देखिए आइडेंटिटी बन रही है, 2b प्लस है 2b माइनस है, a प्लस b a माइनस b, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर खोलेंगे, ये तो रूट में ही रहेगा, ये माइनस है ना बीच में, स्क्वायर तो है बट बीच में माइनस है, तो ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। रूट से बाहर तभी आएंगे जब सेम पेयर मल्टीप्लाई में होंगे, तब वो एक बाहर आ सकता है, बट ये स्क्वायर तो है बट माइनस है, तो ये ऐसे ही रहेगा रूट के अंदर, तो ये इसका आंसर होगा। तो थोड़ा सा लेंदी था ये क्वेश्चन, तो आंसर बताना आपका ठीक है कि नहीं, ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। अब इसके हम केस स्टडी वाले क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें आपको ये भी MCQ वाले क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसी पार्ट में डिस्कस कर रही हूँ, और इसका सेकंड पार्ट जो विदाउट MCQ वाला है वो नेक्स्ट वीडियो में आएगा, ठीक है। अभी फ़िलहाल इसके सिर्फ MCQ वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। तो केस स्टडी वाले क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये आप पढ़ लेना। आपको बोला है पार्किंग चार्जेस 50 फर्स्ट 2 आवर्स का फिक्स है, और बाकी जितने आर एक्स्ट्रा होंगे उसमें 20 के हिसाब से लगेगा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो उसके अलावा इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, अगर वाई टोटल चार्ज है और एक्स टोटल पार्किंग टाइम है तो लीनियर इक्वेशन बनाइए। तो ऐसा क्वेश्चन आपका NCERT में भी था। तो इसमें आपको देखना है कि देखिए टोटल चार्जेस का मतलब वाई तो इधर रख दीजिए, टोटल चार्जेस वो किससे बना है, एक फिक्स चार्ज से और एक एक्स्ट्रा चार्ज जो एडिशनल किलोमीटर के लिए। तो फिक्स चार्ज, तो मैं अगर बोलूँ टोटल चार्ज, तो टोटल चार्ज किससे बना है, टोटल चार्ज बना है एक तो फिक्स चार्ज से प्लस एडिशनल चार्ज जो पर किलोमीटर का एक्स्ट्रा है। तो फिक्स चार्ज तो आपका 50 है। अब अगर मैं टोटल
टाइमिंग को एक्स मान रही हूँ, इन्होंने बोला ना टोटल टाइमिंग एक्स है, तो 50 चार्जेस जो है वो 2 आवर्स के लिए था ना, तो यानी कि टोटल टाइम में से अब 2 आवर्स कम हो गए, तो अब ये बचा हुआ टाइम है ना, ये बचे हुए टाइम में कितने के हिसाब से लगेगा, 20 के हिसाब से। तो ये भी चार्ज बराबर कितना है वाई, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिए, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इससे भी हो जाएगा, फिर एक्स वाले और वाई वाले एक तरफ ले आना, और ये 50 - 40 10 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन आएगी इसकी। तो ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी था ऐसा ही, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 20x - 5 + 10 = 0, ठीक है। तो कमेंट में बताना ये आंसर लिख के आए कि नहीं आप। उसके बाद इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर यश ने 5 घंटे के लिए पार्क किया होता तो उसको कितना अमाउंट पे करना होता। तो इसी इक्वेशन में मैं एक्स के प्लेस में टाइमिंग कितना है 5, तो 50 तो 2 घंटे के लिए फिक्स था, तो 5 में से अब 2 घंटे कम हो गए, और एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज 20 के हिसाब से लगेगा। अब आपको यहाँ पे टोटल चार्ज पता नहीं है, वाई निकालना है, तो कितना आएगा 110, तो 110 ऑप्शन डी में करेक्ट होगा, ऑप्शन डी है इसका। ये गलत लगा रखे बच्चे ने, ये है इसका 110। नेक्स्ट देखिए, इफ़ ऑन वीकडेज पार्किंग चार्जेस 30, अब की बार पार्किंग चार्ज 50 की बजाय 30 हो गया फर्स्ट 2 आवर्स का, और एडिशनल का 15 हो गया, तो अब नई इक्वेशन बन जाएगी। फिक्स चार्ज 30 हो गया, अब एडिशनल का 15 का एडिशनल कैसे आएगा, टोटल एक्स टाइम था उसमें से 2 घंटे यहाँ हट गए ना, और अब एडिशनल चार्ज कितना है 15, अब इसे भी सॉल्व कर लेना, ठीक है। इक्वेशन तो बनी गई हमारी, लेकिन हमें इक्वेशन नहीं बनानी, इसमें हमें 7 आवर्स का पार्किंग चार्ज निकालना है इसके हिसाब से। तो 7 आवर का मतलब 7 - 2 हो जाएगा 5, है ना, क्योंकि 2 घंटे तो ये लग गया, तो अब 7 है एक्स, तो 7 - 2 5 आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करना है फिर प्लस करना है, तो ये 105 आएगा 7 आवर्स का, अगर ये चेंज हो जाएगा चार्ज 105, ये ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, अगर राजू ऑनर है एक शोरूम का जो मॉल के अंदर ही था, अब यानी कि उसको जब वो पार्किंग टाइम लेगा ना तो उसको 50% ही देना है अगर वो 10 घंटे काम करता है। तो आप सेम अभी यहाँ पे आप नए वाले पे नहीं लगाएंगे, जो नया वाला है हम जो ओरिजिनल था इसका ये वाला उसी पे रखेंगे, क्योंकि इन्होंने कुछ बोला नहीं ना, इसके हिसाब से इन्होंने कुछ नहीं बोला, तो इसके हिसाब से ही लगाएंगे हम। तो इसके हिसाब से यानी कि 50 प्लस, अब 10 घंटे ना उसका टाइम, तो 10 में से 2 यहाँ वाले कट गए, तो ये आया वैसे 210, बट उसे 50% ही देना है, तो इसका आधा कर दीजिए, 50% का मतलब हाफ होता है, तो 105, तो 105 आएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर इसका है आपका डी, ठीक है, तो ऑप्शन डी होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, अगर सरोज ने भी 5 घंटे पार्क किया तो उसने कितना अमाउंट पे करना, तो ये तो मैंने अभी ऊपर ही करा दिया था, यश ने भी तो 5 घंटे के लिए किया था, तो सेम इसका आंसर कितना आया था 110 आया था ना, तो इसका भी 110 ही आएगा, ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन डी होगा। तो ये आपके इक्वेशन आपको एनसीईआरटी के अंदर ही थी इस टाइप की इक्वेशन, तो उसी में से था ये क्वेश्चन केस स्टडी बेस। नेक्स्ट इसका सेकंड केस स्टडी देखते हैं। तो इसमें आपको राम ने एक रोज़ गार्डन प्लांट किया, ट्रायंगुलर फील्ड है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल की साइड दी हुई है, जब भी आपको ट्रायंगल की साइड दी हो तो हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। और इन्होंने बोला कि रोज़ बेड उसने रोज़ बेड लगाए, तो एक रोज़ बेड कितना एरिया ऑक्यूपाई करता है 20 का, तो आपको यानी कि एरिया निकालने को बोल रहे हैं ट्रायंगल का, तो हीरोन फॉर्मूला लगाएंगे, ये तो सबको आता होगा। तो देखिए ट्रायंगल की साइड आपको दी है 82, 18 और 80, आप सबसे पहले प्लस करिए तो पेरीमीटर आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन तो आपको इसका यही बोला, लेंथ ऑफ बाउंड्री का मतलब पेरीमीटर होता है, ट्रायंगल का बाउंड्री की लेंथ, यानी कि इसका पेरीमीटर निकालना है, तो 180 मीटर इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है, 180 यानी ऑप्शन डी। और सेमी पेरीमीटर का मतलब जो भी पेरीमीटर आएगा उसका आधा कर देना, तो ये 90 आ जाएगा, 90 यहाँ पे ऑप्शन बी पे है। नेक्स्ट देखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड। तो ट्रायंगुलर फील्ड का एरिया जब भी साइड दी होती है तो हम हीरोन फॉर्मूला लगाते हैं, तो इसमें हम एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, बहुत बार करा रखा है मैंने। तो एस आपका दिया हुआ है 90 एंड एस में से फर्स्ट साइड माइनस कीजिए, फिर सेकंड कीजिए, फिर थर्ड कीजिए, माइनस करेंगे तो 8, 10 और 72 आएगा। फिर इनके क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स करते हैं सबके, फिर पेयरिंग में जो जैसे ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 बार है ना, 2 तो 4 बार आ जाएगा बाहर रूट में से, पेयर में से एक एक बाहर आ जाता है। 5 कितनी बार है, 1, 2 तो एक बार आ जाएगा। 3 कितनी बार है, 1, 2, 3, 4 बार, तो 2 बार आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 720 मीटर स्क्वायर, तो इसका एरिया आएगा 720 मीटर स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। तो ये ध्यान से सही करना, 720।
ए है इसका आंसर, ठीक है। तो ये आंसर इन्होंने गलत लगा रखे हैं, तो आप ठीक कर लेना। नेक्स्ट है नंबर ऑफ रोज बेड। तो देखिए आपको अभी मैंने बताया था कि एक रोज बेड 20 मीटर स्क्वायर एरिया ऑक्यूपाई करता है। तो नंबर ऑफ रोजेस निकालने के लिए टोटल एरिया को डिवाइड कर देंगे एक एरिया जितना ऑक्यूपाई करता है, क्योंकि टोटल एरिया तो ऐसे ही आएगा ना, एक रोज ने कितना ऑक्यूपाई किया, एक एरिया ऑक्यूपाई बाय 1 रोज को जब मैं उसके नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या आएगा, टोटल एरिया आएगा, ठीक है। तो आपको n निकालना है तो एक ही रोज का एरिया नीचे ले आएंगे डिवाइड में। तो जब भी किसी चीज़ का नंबर निकालना हो टोटल में से एक का डिवाइड करते हैं, ये तो सबको रूल पता होगा। तो 720 और एक रोज ने 20 मीटर स्क्वायर ऑक्यूपाई किया था, तो कितने नंबर ऑफ रोजेस बेड लगेंगे, 36। तो इसका आंसर है 36, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, ठीक है। तो आप बताना ठीक है कि नहीं आंसर। उसके बाद लास्ट में आपको लेवलिंग कॉस्ट दी हुई है, गार्डन को लेवलिंग करनी है, उसकी कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर 10 है। तो जब भी लेवलिंग करनी होती है तो आप एरिया को कॉस्ट से मल्टीप्लाई करते हैं। तो एरिया भी हमने निकाला था 720 आया था हीरोन फॉर्मूले से, उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 7200 रुपीज़। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी है इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी केस स्टडी से ही है। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कोरोना वायरस डिजीज़ में आपको कंफर्म केसेस के नंबर्स दिए हुए हैं और रिकवरी केसेस के नंबर दिए अलग अलग सिटीज़ में, ठीक है। तो ये टेबल की हेल्प से, और टेबल भी बना हुआ है, साथ में आपको इसका बार ग्राफ भी बना के दे दिया। एक तो कंफर्म केसेस का है और एक ये जो डार्क शेडेड है ये रिकवरी केसेस का है, ठीक है। तो ये वाला बार डायग्राफ तो सबको पता होगा जब डबल वाला कैसे बनता है। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। विच स्टेट शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ कंफर्म केसेस। तो कंफर्म में देखिए लाइट शेड है और इसमें डार्क शेड है, तो कौन सा है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कंफर्म केसेस है। तो ये आप लाइट शेड वाले देखना। तो लाइट शेड वाला सबसे बड़ा बॉक्स कौन सा दिख रहा है आपको, ये वाला दिख रहा है ना, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पूछा है विच 2 स्टेट है, या तो स्टेट या यूनाइटेड टेरिटरी, दोनों में से कौन से 2 है, यानी कि स्टेट भी हो सकता है यूनाइटेड टेरिटरी भी हो सकती है। टुगेदर हैज़ मोर कन्फर्म नंबर ऑफ केसेस। टुगेदर यानी कि 2 स्टेट का टोटल करो तो उसके केसेस कन्फर्म वाले महाराष्ट्र से ज़्यादा हो। तो यहाँ तो वैसे डायरेक्ट मुझे इसके नंबर्स दिख नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे मुझे टेबल दिया हुआ है। देखो महाराष्ट्र का अगर कंफर्म केस कहे तो इतना है ना। अगर मैं बाकियों के इन्होंने 2 स्टेट का टोटल कहा है, तो इसका टोटल करती हूँ तो वो भी इससे कम ही आएगा। इन दोनों का टोटल करती हूँ 8 5 13, ये जबकि 18 है ना, तो ये भी कम ही आ रहा है। यानी कि ऐसे कोई 2 स्टेट है ही नहीं जिनका टोटल इससे ज़्यादा आ रहा हो। तो इन्होंने बोला है कि किसका टुगेदर करके ज़्यादा आए महाराष्ट्र से, तो ऐसे तो कोई 2 स्टेट का टोटल करके आ ही नहीं रहा महाराष्ट्र से ज़्यादा, तो यानी कि नन है इसका ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगर कंफर्म केसेस रिकवरी केसेस प्लस एक्टिव केसेस प्लस डिक्रीज के बराबर है तो आपको दिल्ली के एक्टिव केसेस प्लस डिक्रीज निकालने हैं। तो अगर इस टेबल को देखूँ मैं, दिल्ली का ही देखना है आपको बोला कंफर्म केसेस बराबर है एक्टिव रिकवरी केसेस प्लस जो एक्टिव है और जो डिक्रीज हो चुके हैं। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं कंफर्म केसेस बराबर रिकवर्ड केसेस प्लस एक्टिव केस प्लस डिक्रीज दिल्ली के लिए, तो दिल्ली का कंफर्म्ड इतना है, रिकवरी इतनी है और ये एक्स्ट्रा ऐसी, ये तो आपको निकालना है। तो ये यहीं रहेगा, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, तो ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे तो ये आएगा 0.32। तो ये फॉर्मूले में रखना है दिल्ली के फिगर्स, तो ये निकल जाएगा, तो ये आएगा 0.32। तो इसका आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे विच इज 2 स्टेट ऑफ और यूनाइटेड टेरिटरी शो लेस देन 6 लाख रिकवरी केसेस। 6 लाख से कम रिकवरी केसेस बार ग्राफ में। तो देखिए 6 लाख से कम रिकवरी केसेस, तो आपको रिकवरी केसेस का डार्क वाला शेड वाला बार डायग्राम देखना है। तो रिकवरी केसेस देखिए यहाँ पे तो देखिए 16 और 18 के बीच में आ रहा है ना, 17 समथिंग आ रहा है, यहाँ पे 6 से कम आ रहा है ये वाला दिल्ली का, और यहाँ पे तो 8 से ज़्यादा आ रहा है, और यहाँ पे भी 6 से क्या आ रहा है, कम आ रहा है ना। तो आपको क्या पूछा है इन्होंने, 6 से कम वाले, 6 से कम वाले, 6 से कम वाले रिकवरी केसेस, एक तो ये है और एक ये है दिल्ली और यूपी का। तो इसका आंसर होगा दिल्ली और यूपी, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
नेक्स्ट देखेंगे टोटल नंबर ऑफ रिकवरी केसेस इन 4 स्टेट्स। तो 4 स्टेट्स के रिकवरी केसेस का टोटल करना है, तो ये टेबल से ही कर लेंगे आप। ये टेबल दिया है ना, इसका आपको रिकवरी केसेस का टोटल करना है, तो चारों स्टेट्स के रिकवरी केस का टोटल करना, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना, तो ये आएगा 36.88। इसका टोटल करके देखना आप, 36.88 आएगा। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट है इसका। तो आप बताओ कमेंट बॉक्स पे आपने कितने आंसर ठीक किए केस स्टडी बेस्ड के। अब देखिए एक और केस स्टडी आया है, 4 केस स्टडी आया है, पेपर बहुत लेंदी आया है। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, आप पढ़ लेना। एक यूएफओ बनाया है जो इस शेप में है, ठीक है। एक इसके अंदर रेक्टेंगल है, बचे हुए जो है ये ट्राइंगल्स है, और ये ट्राइंगल ना इक्विलेटरल है। तो अगर ये रेक्टेंगल है तो इसकी ये वाली साइड 8 है, ये वाली 6 है, तो ये वाला इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 8 होगी इधर वाले की, और ये 8 है तो ये भी तो 8 ही होगा ना, क्योंकि अपोजिट साइड रेक्टेंगल में इक्वल होती है। तो इस वाले ट्राइंगल की साइड भी कितनी होगी, 8 होगी। अब ये वाली साइड 6 है तो इस वाले इक्विलेटरल की ट्राइंगल की 6 होगी साइड सारी, और इस वाले की भी 6 होगी, है ना। तो आपको सबसे पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, ये तो सिंपल था, लेंथ इंटू ब्रेथ, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ है, ठीक है, 48 आएगा इसका आंसर। तो ऑप्शन ए करेक्ट, बी करेक्ट है इसका, सॉरी। नेक्स्ट आपको ट्राइंगल एपीबी, ट्राइंगल एपीबी ध्यान से देखेंगे। एपीबी ये वाला इस साइड पे बन रहा है ना, इस साइड पे, ये साइड देखिए किसके बराबर है, इसके बराबर है, तो ये 8 है। तो इस एपीबी इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड कितनी है, 8 है। तो इसकी तीनों साइड इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है यानी कि ये, तो इसका इक्विलेटरल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। अब साइड यहाँ पे कितनी है, 8 है ना, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 16√3 आएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर डी ऑप्शन होगा, ठीक है। 16√3 का आंसर क्या है, डी ऑप्शन, ये ठीक कर लेना। नेक्स्ट आपको बोला है BCQ का एरिया। तो BCQ देखिए, BCQ हमारा 6 वाली साइड पे बन रहा है ना, तो यानी BCQ की सारी साइडें कितनी होगी, 6 होगी, सारी साइडें 6 होंगी। तो इसका भी इक्विलेटरल का ही फॉर्मूला लगेगा √3/4 a²। ए कितना है यहाँ पे, 6 है, साइड है ना 6 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, ये कैंसिल कर दीजिए। अब ये 3 3 या 9 और ये √3 एज इट इज़, क्योंकि नंबर जो होते हैं रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होते, ध्यान रखना। तो ये 9 अलग होगा, √3 अलग होगा, 9√3 इसका आंसर होगा। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका। उसके बाद टोटल एरिया, इस ये जो यूएफओ पूरी शेप बनी है इसका टोटल एरिया निकालना है। तो टोटल एरिया का मतलब रेक्टेंगल का एरिया भी लेना है, प्लस ये वाला भी, प्लस ये वाला भी, प्लस ये वाला भी, प्लस ये वाला भी। तो हमने सारे तो निकाल लिए एक तरह से। तो यहाँ पे क्या करना है, पहले हमारा 16√3 आया था इस वाले का, जितना ये आएगा उतना ही तो ये भी आएगा, ठीक है। सेम ऐसे जितना ये आया था 9√3 उतना ही ये भी आएगा, है ना। उसके अलावा रेक्टेंगल का एरिया भी हमने निकाला था 48। अब आप कैसे सॉल्व करेंगे, √3 वाले लाइक है ना सारे, तो उनको तो अलग प्लस कर लेना, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ। अब ये √3 वाले तो जुड़ जाएंगे, 32 और 18 50 √3, बट इसके साथ प्लस नहीं होगा क्योंकि ये अनलाइक है। ये लाइक वाले हैं दोनों, ये सारे लाइक वाले हैं, तो ये तो जुड़ जाएंगे। जुड़ते कैसे, सिर्फ आगे वाले जुड़ते हैं और √3 ऐसे ही रहता है, ठीक है। फिर ये ऐसी, अब ये अलग अलग अनलाइक है ना, तो ये प्लस नहीं होंगे, ये ऐसे ही रहेंगे। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ये है, बी। 50 प्लस 40, सॉरी ये नहीं है, 50√3 प्लस 48, 50√3 प्लस 48। तो इसका ऑप्शन सी है, ये ध्यान से बताना मुझे ये ऑप्शन लगाया कि नहीं आपने। नेक्स्ट पेरीमीटर ऑफ यूएफओ। अब देखिए पेरीमीटर में ध्यान रखना, सिर्फ आउटर बाउंड्री को लेना है। तो यहाँ 8 और 6 का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। इस वाले 8 और 6 का कोई यूज़ नहीं, क्योंकि आउटर बाउंड्री लेनी है बस। तो आउटर बाउंड्री दिख रही है, इस वाले की 6 है ना, ये वाला इस वाले में बना है ना, तो ये इसकी 6 है, इसकी भी, ये भी 6 है, तो 6 यहाँ भी है और 6 यहाँ भी है। ऐसे इस वाले की आउटर बाउंड्री देखिए, ये इस वाले ट्रायंगल में बना है ना, इस वाली साइड पे, तो ये 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, यानी 8 8 8 8 4 बार आएगा आउटर बाउंड्री में, 6 भी 4 बार आएगा। इनका टोटल करेंगे तो ये आएगा 56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस तरीके से हमारे MCQs कंप्लीट हुए, ठीक है, जिसमें 16 वैसे MCQs थे और बाकी 4 आपकी केस स्टडी बेस्ड में भी MCQs थे। पार्ट भी हम इसका नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, ठीक है। तो आप बताना कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चंस के आंसर कैसे हुए हैं, ठीक। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए।